Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on real analysis. So here we are going to start a new course called real analysis for BSc and MSc students, right? So let us start, and it is also useful for competition exam as well, right? So देखो अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 1 से, लेक्चर नंबर 1 ऑफ रियल एनालिसिस। सो देखो इसमें अपन ये जानेंगे कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, what will be our overview or syllabus, right, of the course. So देखो syllabus क्या रहने वाला है बच्चों। देखो बेसिकली जो रियल एनालिसिस है वो होता क्या है, राइट। सो रियल एनालिसिस इज नथिंग बट द एनालिसिस ऑफ रियल नंबर्स। बेसिकली अपन रियल नंबर को लेके चलते हैं और उस पर अलग अलग ऑपरेशंस देखते हैं, जैसे जिससे पता पड़े कि एक्चुअल में रियल नंबर अलग अलग कंडीशन में किस तरीके से बिहेव करता है, राइट। सो देखो द सिलेबस, सबसे पहले जो टर्म आता है बच्चों वो आता है पॉइंट सेट टोपोलॉजी। देखो पॉइंट सेट टोपोलॉजी मतलब क्या है कि अपन कुछ नोशंस, कुछ डेफिनेशंस डिफाइन करते हैं, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस रियल नंबर्स पर डिफाइन करते हैं सच दैट वो अलग अलग पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे, राइट। तो मतलब एक तरीके से बेसिक नोशंस ऑफ रियल नंबर्स दे आर कम अंडर द पॉइंट सेट टोपोलॉजी, राइट। जैसे लिमिट पॉइंट, एडिरेट पॉइंट, डिराइव्ड सेट, ओपन सेट, क्लोज सेट। तो ये सब चीजें जो है वो पॉइंट सेट में आती है, एम्प्टी सेट, एनुमेरेबल सेट, डी एनुमेरेबल सेट, राइट। तो ये सब चीजें पॉइंट सेट में आती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज डिफाइन करना, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज फंक्शंस, ठीक है। अभी तक अपन ने नॉर्मल फंक्शन जैसे पढ़े, इवन ऑड फंक्शंस, राइट। तो इवन और ऑड फंक्शन, उसके अलावा बच्चों मोनोटोनिक, मोनोटोनिक, मोनोटोन बेसिकली, ठीक है। मोनोटोनिक, मोनोटोन फंक्शन, देन द पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन कम इनटू पिक्चर, राइट। तो पीरियोडिक फंक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज काउंटिंग ऑफ सेट्स। बेसिकली काउंटिंग ऑफ सेट्स मतलब क्या है बच्चों कि सेट कैसा है, वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। सो अपन ये देखेंगे कि ये काउंटेबल होता क्या है और अनकाउंटेबल क्या होता है। तो द सेट विच इज नॉट काउंटेबल इज अनकाउंटेबल, और जो काउंटेबल सेट होता है वो बेसिकली आर के साथ में बाइजेक्टिव मैपिंग बनाता है, राइट। बेसिकली एन क्रॉस एन से लेके एन तक जो मैपिंग होती है, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो वो सेट काउंटेबल होता है, राइट। ये अपन डिटेल में देखेंगे। देन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज लिमिट, कंटिन्यूटी, लिमिट, कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, differentiability of function, differentiability of function, right. So this is the next topic of interest. Now application of derivative. So application of derivative, ठीक है। The next topic of interest is Riemann integration. So basically Riemann integration क्या होता है, ठीक है। Riemann integral क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। Then improper integral, improper integral इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देन सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस और पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस,
ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट वुड बी वेरिएबल ऑफ कैलकुलस ऑफ टू थर्ड थ्री टू और थ्री वेरिएबल calculus, right? Then the topic of interest will be vector valued function. Vector valued function, right? और अगर अपने को टाइम मिला कोर्स में तो we will also discuss about measure theory, right? Measure theory. Okay, so these are the syllabus which we are going to cover in this course, right? Now let us, before proceeding to the main topic, let us now understand the standard notations which we are using in the course, right? So देखो बेसिकली रियल एनालिसिस, अगर मैं इसको एक टर्म में डिफाइन करूं तो मतलब एनालिसिस ऑफ रियल लाइन, बेसिकली रियल लाइन का एनालिसिस is called real analysis, right? Now some standard notations that to be kept in mind always before studying the course, right? So some standard notations, right? देखो स्टैंडर्ड नोटेशंस क्या है। सबसे पहला नोटेशन है एन। एन स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जेड, जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट? क्यू, क्यू स्टेट्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, set of rational numbers. Then r is the basically what we are studying the course, right? Set of real numbers, set of real numbers. Then we will say about q complement. Q complement means set of irrational numbers, set of irrational numbers, set of irrational numbers. Then c belong to set of complex numbers, set of complex numbers, set of complex numbers. तो देखो अब अपन बात करेंगे इन सेट में आपस में क्या रिलेशन है। तो देखो जो एन सेट है ना, बेसिकली नेचुरल नंबर का सेट, वो सबसे छोटा है और वो सबसेट है जेड का। जेड जो है वो सबसेट है क्यू सेट का। क्यू जो है वो सबसेट है आर का। और आर जो है वो सबसेट है सी का। इन शॉर्ट जो सी है वो सबसे बड़ा सेट है, उससे छोटा आर है, फिर क्यू है, फिर जेड है और फिर एन है, राइट? तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपने को समझना कि कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सुपर सेट है, राइट? अब देखो जरा ये सिंबल, ये सिंबल डिनोट करता है अल्फा को, ठीक है। सिमिलरली ये डिनोट करता है बीटा को, ठीक है। ये डिनोट करता है गामा को, ठीक है। और ये सिंबल डिनोट करता है डेल्टा को, डेल्टा। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। इधर से ये जो सिंबल होता है उसका मतलब होता है आयोटा, मीन्स इमेजनरी नंबर, राइट? आयोटा। देन दिस सिंबल इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी में यूज आता है नॉर्मली। नाउ दिस सिंबल बेसिकली थोड़ा सा अंतर है, ये सिंबल एप्सिलॉन है और ये सिंबल बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू, राइट? बिलोंग्स टू। और फिर अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं ये, तो इसका मतलब है डजंट बिलोंग टू, डजंट बिलोंग टू, ठीक है। फिर ये सिंबल है फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल के लिए।
फिर बात करते हैं इस सिंबल की, तो ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट, राइट। फिर ये सिंबल है डजंट एग्जिस्ट, राइट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। देन अगर मैं ये सिंबल लगा दूं, तो ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट यूनिकली, देयर एग्जिस्ट यूनिकली, मतलब एग्जिस्ट तो कर रहा है पर वो यूनिकली एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। देन ये सिंबल है सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, सी नॉट, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस दैट आर कन्वर्जेंट टू जीरो, ठीक है, जहाँ मतलब जीरो पे जाके कन्वर्ज हो रहे हैं, जीरो पे जाके कन्वर्ज हो रहे हैं, राइट। देन C00, बेसिकली सेट ऑफ इवेंचुअली जीरो सीक्वेंसेस, अपन इसको अच्छे से समझेंगे फर्दर कोर्स में। सेट ऑफ ऑल इवेंचुअली इवेंचुअली जीरो जीरो सीक्वेंसेस, राइट। देन न्यू, म्यू बोलते हैं इसको, म्यू, राइट। देन इस सिंबल को बोलते हैं न्यू, न्यू, राइट। देन ये सिंबल होता है काई और चाय, ठीक है। देन दिस विल बी सिग्मा, राइट, एंड दिस वुड बी ओमेगा, then this would be theta, and this would be lambda, right. Now the next set of notation is bounded a comma b, set of all bounded functions, set of all bounded functions, set of all bounded functions on closed interval a b, right. बाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, राइट। बी वी ऑफ ए कॉमा बी, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड वेरिएशंस, ठीक है, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड वेरिएशंस, बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, राइट। नाउ आर आई ऑफ ए बी, आर आई ऑफ ए बी, सेट ऑफ ऑल रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन, सेट ऑफ ऑल रिमान इंटीग्रेबल functions, right, on closed interval AB, right. Now C of AB, C of AB is nothing but set of all continuous functions on AB, ठीक है। सेट ऑफ ऑल मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर सारे कंटिन्यूस फंक्शन आ जाए, कंटिन्यूस फंक्शन वो जो कि कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करते हो, राइट, कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी, राइट। देन सी एन ऑफ ए बी, बेसिकली यहाँ पे C1 भी हो सकता है, C2 भी हो सकता है, अप टू Cn, ठीक है। सो सेट ऑफ n टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शंस, n टाइम्स continuously differentiable function, most important thing, continuously differentiable functions on a comma b, ठीक है। then this symbol, this symbol stands for cardinality of the set A, और cardinality मतलब number of elements in the set A, cardinality मतलब total number of elements, total number of elements in set A, right, cardinality in set A. now for this symbol, देखो इसके दो सिंबल है, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे, इसका मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है
कॉन्ट्राडिक्शन को, मतलब विरोधाभास, ठीक है ना। देन दिस सिंबल मीन्स implies, implies that, ठीक है। देन दिस सिंबल if and only if and if and only if, right? Then this symbol phi implies q, phi implies q, और इसका कन्वर्ट से q, सॉरी यहाँ पे phi नहीं है, ये p है, p implies q, this implies q implies p, may not true, ठीक है। अगर p implies q है तो वो true है। So this symbol means this p implies q, ठीक है। And other than that we have, if we want to represent contrapositive, let's say contrapositive, that is true always, contrapositive, this implies minus q implies minus p, right, in this way. So this is contrapositive. So we have defined the notations of all the numbers which are going to study, of all the thing, of all the content we are going to study. There needs to be some notations, and all the notations we have seen now. So now let us understand the basic concept of set, right? So now we will start our motto and journey towards the charm of reanalysis. So let us start. So देखो, basically what we are going to do, we will define the notion of set. कि set क्या होता है, ठीक है। तो देखो set क्या होता है बेसिकली, set is a nothing but a collection of well defined objects, मतलब जो रिपीट नहीं हो रहे हो, और एक वेल डिफाइंड कलेक्शन जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो, उसको अपन एक सेट में बंद कर देते हैं, ठीक है ना। तो डिफाइंड मतलब पर्टिकुलर कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हुआ नंबर्स, राइट, कलेक्शन। तो कलेक्शन में सेटिस्फाई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, सो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब उन सारे ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन इज सेड टू बी सेट, इज सेड टू बी अ सेट, राइट, उसको सेट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, राइट, तो देखो एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चों, एग्जाम्पल, ओके, so just a moment, yeah, so example is collection of real numbers। देखो collection, collection of रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स का कलेक्शन का सेट, ठीक है, वो एक सेट होगा, राइट, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल वुड बी कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल इन इंडिया, लेट्स से कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल, तो वो एक सेट हो गया, ठीक है, कि इंडिया में सारे जो रहने वाले लोग हैं उनका कलेक्शन, ठीक है। अब मैं, मुझे एक चीज बताओ, देखो कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स तो इज अ सेट, collection of all people in India is a set, of course. But if I write कि set of all good people in India, set of all, set of all good people in India, तो क्या ये सेट बनाएगा? तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं, राइट, ये सेट नहीं बनाएगा। फिर collection of all smart person in India, collection of all smart persons, collection of all smart person in India, ये भी सेट नहीं बनाएगा, राइट। Then the set such that x belonging to R such that x square is लेस देन जीरो, तो देखो क्या ये सेट बनाएगा? तो बेसिकली ये एक जीरो और नल सेट बना सकता है, ठीक है ना। तो ये नल सेट भी होता है, ऐसे सेट भी होते हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं हो, उसको भी सेट, वी कैन ऑलवेज डिफाइन अ सेट which contains no elements at all, right, and these are called the null set or empty set, right. Now if we say some more examples, then see, the example can be written as
all x belonging to R such that x square is equal to 5। तो ऐसा सेट कौन सा होगा बच्चों? ये सेट होगा प्लस माइनस रूट 5 का, राइट। देन अगेन ये सेट होगा, ठीक है। देन x बिलोंगिंग टू z सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। देखो फर्क क्या कर दिया अपन ने, इस सेट में अपन ने ये चीज डिफाइन करी थी कि रियल नंबर से, तो रियल नंबर्स पे तो ये आएगा, पर अगर इंटीजर्स ले लो तो इंटीजर्स के केस में तो ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जो है ना बेसिकली एक्स स्क्वायर करने पे 5 दे, ठीक है ना, उसका स्क्वायर करने पे 5 दे, ऐसा कोई भी इंटीजर प्रेजेंट नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, राइट। सिमिलर वे के अंदर एक्स बिलोंगिंग टू आर, ठीक है, सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। तो देखो ये सेट भी कैसा सेट होगा बच्चों? एम्प्टी सेट होगा, राइट। तो अपन ने कुछ एग्जांपल देखे सेट के, सेट को अच्छे से समझा, राइट। अब बात करते हैं एम्प्टी सेट, कौन कौन से सेट एम्प्टी होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं उसके बारे में, राइट। सो देखो, लेट मी डिफाइन मोर एग्जांपल्स। ओके, सो या राइट, सो हियर आई विल डिफाइन द नोशन ऑफ empty set, right? The notion of empty set, and it states a set with no elements, a set with no elements, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, राइट। इज सेट टू बी इज सेट टू बी एम्प्टी सेट, इज सेट टू बी एम्प्टी सेट, इसको एम्प्टी सेट कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं बाय द सिंबल 5, इसको 5 बोलते हैं, या फिर ये एम्प्टी सेट का भी सिंबल है, और ये कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी होती है? 0 होती है, राइट। अब देखो अपन कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, राइट, जिससे अपने को पता चले कि ये जो सेट है वो कौन सा सेट एम्प्टी है। देखो मैं एक तरफ सेट डिफाइन करूंगा, एक तरफ ये डिसाइड करूंगा कि क्या ये सेट एम्प्टी है या नहीं है, राइट। सो देखो सबसे पहला सेट कौन सा है बच्चों? 5। तो क्या 5 सेट एम्प्टी सेट है? बिल्कुल 5 एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। फिर मैंने डिफाइन कर लिया सपोज कार्डिनलिटी, मतलब एक एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट जो 5 कंसिस्ट कर रहा हो, एक ऐसा सेट, तो क्या ये एम्प्टी सेट है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया, और एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या कहती है? व्हाट इज स्टेट्स एग्जैक्टली? इट स्टेट्स दैट विथ नो एलिमेंट्स, क्लियरली स्पेसिफिकली नो एलिमेंट्स। सो इफ नो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, then this set is said to be empty set, right? Then the set containing element a, it is again not an empty set, right? Then the set containing the numbers a1 a2 up to an, right? Then this set is also not an empty set. Now set of natural numbers, obviously this is not an empty set, right? Then set of integers, again this is not an empty set, right? Now the set such that x belonging to R एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, तो देखो ये सेट जो है ना वो ऑफकोर्स एक एम्प्टी सेट है। क्यों? क्योंकि ऐसा एक भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे अपने को नेगेटिव वैल्यू मिले, राइट। नाउ द सेट 1, 2 ओपन इंटरवल यूनियन 3, 4, अब देखो इसमें क्या ये सेट एम्प्टी सेट है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच के एलिमेंट्स और 3 और 4 के बीच के एलिमेंट्स इस यूनियन में आ रहे हैं, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। सिमिलरली अगर मैं 1 और 2 इंटरसेक्शन 3, 4 ले लूं, तो अब मुझे बताओ कि इंटरसेक्शन, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं तो 1, 2 में कुछ कॉमन है जो 3, 4 में कॉमन है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऑफ कोर्स दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। नाउ इफ आई टेक द सेट x belonging to R such that x square plus 1 equal to 0, राइट। देन देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये तो 0 कभी आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे हमेशा प्लस 1 होगा। तो ऐसा सेट क्या बन सकता है? कभी भी नहीं बन सकता। द आंसर इज नो। तो इट इज नॉट एन, सॉरी, दिस इज एन एम्प्टी सेट ना, बिकॉज ऐसा सेट तो पॉसिबल ही नहीं कि उसमें कुछ एलिमेंट कंटेन हो, राइट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। So we have seen the examples, we have defined the notations, and we have so far seen the empty set definition, right? Now let us see more about the sets, right? So just give me a moment. Okay, so now let us define
the definition of subset. सबसेट, देखो सबसेट क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो सबसेट को डिफाइन किससे किया गया है, तो इसको डिफाइन इस तरीके से किया गया है कि अगर ए एंड बी कोई दो, बी द टू सेट्स, ये दो सेट्स हैं, राइट। इफ एक्स बिलोंग टू ए, अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब ए का आदमी है, in short we will defining is a is an x is an element of a, right. What I am trying to say is x is an element of a, and similarly this implies x belong to b, क्यों, क्योंकि अगर दो सेट है, ठीक है, तो देन, तो अगर ऐसा हो जाए इन केस if it happens कि if one element which belongs to a, if it implies that it also belong to b, then we can say that a is said to be the subset of b. A is said to be सबसेट, सबसेट ऑफ बी, ये एक बी का सबसेट कहलाएगा, सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, राइट। सो देखो इसको डिफाइन करने का तरीका है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं बी इज एन सबसेट ऑफ ए, राइट। तो अगर ऐसा लिखा है तो अपन उसको वी कैन ऑलवेज से दैट बी इज सेड टू बी सुपरसेट ऑफ ए, बी इज सेड टू बी, B is said to be superset of A, right? So this is mean by subset, right? So subset हो गया, then we have defined the null set. So empty set, note, empty set, empty set is also known as null set. Empty set को null set भी कहा जाता है, which contains no element, right? तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि जो फाई है वो हमेशा ए का सबसेट होता है, राइट, फॉर एवरी सेट ए। तो फाई हमेशा ए का सबसेट होता है फॉर एवरी सेट ए, राइट। एंड ऑल्सो फॉर एवरी सेट ए, फॉर एवरी सेट ए इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो देखो, और फाई जो है बेसिकली, and also phi is the subset of A, अपन ने अभी पढ़ा, right, we have already studied previously that phi is the subset of A and A itself is a subset of A, right. This implies that A and phi, ठीक है, both are subsets and these are said to be improper subsets. So what we are saying that these A and phi are in short called the improper subsets of A, ठीक है, and any other subset other than these, any other subset of A is called proper subset, वो proper subset कहलाएगा, right, proper subset of A. जैसे for example Z, Z is said to be the proper subset of Q, right. Z is said to be the proper subset of Q. And most importantly another remark is if two sets, देखो, if we say suppose it happens that two sets are said to be equal, उन सेट्स को इक्वल मतलब दे कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट, देन दे आर इक्वल, राइट। इफ द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट इज इक्वल टू सेम द कार्डिनलिटी ऑफ द अदर सेट, then the set are said to be equal. And if it is equal, then this implies what, if A is a subset of B, implies B also is a subset of A. अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो then this happens that both the sets are to be equal set, right. Now another definition, we will see the definition of finite set, right. finite set की definition क्या है बच्चों, देखो गौर से, a set S, a set S is said to be finite, is said to be finite, is said to be finite, is said to be finite set if either, देखो finite का मतलब क्या है, in short if we understand the meaning of the finite set,
then we can say that the finite means it contains a specifically finite number of elements, right? So a set S is said to be finite. तो if it either is empty, एक तो अगर वो suppose करो कि वो empty set हो जाए, null set हो जाए, तो वो finite set कहलाएगा, right? or it contains a finite number of elements, right? So दो ही possibility हो सकती है, if finite elements are present and if it is empty. Otherwise it is said to be an infinite set. Otherwise is said to be infinite set, right? Otherwise it is said to be infinite set, right? So in this part we have understand the basic notions, the syllabus, the basic notations and the concept of set. ठीक है, एम्प्टी सेट के बारे में समझा, सब सेट के बारे में समझा, फाइनाइट सेट के बारे में समझा, and have covered till now. In the next upcoming sections we are going to see more about the sets, algebraic properties and operations on the sets, then understand the concept of bounded above and bounded below, right? The set, right? So thank you so much and have a nice day.